एक और बड़ी बात है, पिछले चुनाव में कांग्रेस के कई लोग खुलकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने कई सीटों पर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर प्रत्याशी दिए और वो सीटें साफ तौर पर चिन्हित करके कांग्रेस को दी जिन पर कांग्रेस कमजोर थी। तो वो है कि तेजस्वी यादव को पिछले 2 चुनाव में मुख्यमंत्री बनाकर और एक कमान देकर सामने लाया गया, लेकिन दोनों चुनाव में महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। ये तय है कि कन्हैया का कांग्रेस में अगर आना हुआ है तो इसमें सीधे तौर पर उनका हस्तक्षेप होगा या योगदान होगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये राय जरूर दी थी प्रशांत किशोर ने कि किसी ऐसे युवा चेहरे को साथ में लाइए जो आगे चल के पार्टी की कमान को संभाल सके और आगे चल के एक मोदी विरोध चेहरे का एक बड़ा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर बन सके। ये सोचकर कभी कोई जर्रा नहीं बिसारा, न जाने किस जर्रे से फूट जाए तेरी आफताब। ये शेर मेरा ही है और ये चैनल जो देख रहे हैं आप, ये पंचनामा है और जो खबर आप देख रहे हैं आपको बेहतर पता है कि इसे पंचनामा ही कहते हैं। आज अकेले हूँ, कंपाउंडर साहब व्यस्त हैं, इसलिए आज खुद ही सर्जरी और सुई दोनों करनी पड़ेगी। आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आया हूँ, मुझे पता है कन्हैया कुमार के बिहार कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के साथ एज अ होल हो जाने के बाद ये चर्चा आम हो जाएगी कि जब निशाने पर नीतीश कुमार और भाजपा ही है तो कितने पहलवानों को कतार में खड़ी की जा सकती है। बिहार में ऑलरेडी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान उसी लकीर पर खड़े हैं जहां से भाजपा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट पर रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कन्हैया कुमार अगर बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं तो आखिर किसके लिए संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। आज की कड़ी में इसी का हम जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज के पंचनामा का सिलसिला। देखिए, खबर तो आपको मिल गई है, कन्हैया कुमार आज ऑफिशियली ज्वाइन कर लिए कांग्रेस। राहुल गांधी मौजूद थे, उनके मित्र दो जो बड़े मित्र उनके हैं जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, उनके भी कहीं ना कहीं साथ है इसमें उनका। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ये है और वो कहीं ना कहीं कई लोगों को कुरेद रही है कि आखिर कन्हैया कुमार कैसे उनकी एंट्री हो गई कांग्रेस में, एकाएक ये सब कैसे हुआ। और अगर सीपीआई के साथ हैं, एक ऐसी विचारधारा है सीपीआई की, कहा जाता है कि जब ऐसा रंग है कि लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है जीवन भर के लिए। तो आखिर कन्हैया के देह से लाल रंग छूटा कैसे, आखिर कन्हैया कुमार पर कांग्रेस का रंग चढ़ा कैसे, और आखिर कन्हैया कुमार के प्रोस्पेक्ट्स क्या है फ्यूचर में। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बहुत शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कन्हैया कुमार की राजनीति बहुत आगे की राजनीति है। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोदी विरोध का कहीं ना कहीं चेहरा कन्हैया को मानता है, जो ये मानता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विपक्ष के कई बड़े चेहरे, यहाँ तक कि ममता और अखिलेश से भी बड़ा कन्हैया का चेहरा है। कन्हैया की खासियत ये रही है कि वो जब भी बात करते हैं तो मुद्दों पर और फैक्ट्स पर बात करते हैं। कन्हैया कुमार ने जब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोला है तो उनके पास आंकड़े हमेशा रहे हैं। यही बात कांग्रेस और भाजपा के लोग नहीं कह सकते, यही बात विपक्ष के लोग नहीं कह सकते हैं जब नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। यही बात खास तौर पर भाजपा और वो गोदी चैनल्स नहीं बोल सकते हैं जो कन्हैया को रातों रात देशद्रोही साबित कर दिए थे। कन्हैया कुमार का आखिरी राजनीतिक जो एक लिहाफ था वो क्या था, आपको याद है? कन्हैया कुमार ने आखिरी बार बेगूसराय में चुनाव लड़ा था, बिहार में लेनिनग्राद, बेगूसराय, जहां पर सीपीआई का गढ़ हुआ करता था। आज भी सीपीआई का पोषक बिहार में अगर कोई जगह है तो वो बेगूसराय ही है। बेगूसराय में राजनीति की शुरुआत करते हुए कन्हैया ने उस वक्त ही कहीं ना कहीं दामन थाम लिया था सीपीआई का, जिस वक्त बच्चों को सब्जेक्ट्स पूछा जाता है, किस खेल में रुचि है ये पूछा जाता है। कन्हैया कुमार ने अपना खेल तभी तय कर लिया था। और आज जिस जगह पर कहीं ना कहीं कन्हैया की गाड़ी आकर एक पड़ाव उसने लिया है और फिर यहाँ से एक नए सफ़र की ओर बढ़ेगी, तो ये बड़ा सवाल बार बार मैं पूछ रहा हूँ। और मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे सुबह से कई बार फ़ोन आ चुके हैं अन्य अन्य दर्शकों के, कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के, कि आखिर कन्हैया कुमार अब बिहार में कौन सी नई रणनीति लेकर आएंगे। देखिए, सवाल तो ठीक है, लेकिन इस सवाल को और बेहतर तरीके से पूछा जा सकता है। कन्हैया कुमार के पीछे कौन है?
देखिए, दो लोग कन्हैया कुमार के पीछे हैं। पहले तो इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव के बाद यह स्पष्ट कर दिया था कि वो अब राजनीति करेंगे, ना कि राजनीतिकारों के लिए रणनीतिकार बनेंगे। यानी सीधी बात है, बिहार में कोई नया समीकरण लेकर प्रशांत किशोर आ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने उस वक्त यह भी स्पष्ट कर दिया था बंगाल चुनाव के दौरान कि वो आगे की चुनाव की रणनीतियां और जो भी काम करेंगे वो बिहार को लेकर ही होगा। बिहार में पिछली बार जब वो अपना विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, कोरोना की मार की वजह से उनका एक प्लान बीचों बीच रह गया था। इसके बाद कई चुनाव हुए, कई जगहों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अंततः ये अपना कहीं ना कहीं लोहा भी मनवाया। और अब जब उनका नज़र और उनका फोकस बिहार की ओर है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बिहार के समीकरण को कन्हैया अपने हिसाब से तय करेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं योगदान होगा इन रणनीतिकार नेताओं का। तो अब जब इतना मैंने कह ही दिया तो मैं स्पष्ट कर ही दूं आपको, प्रशांत किशोर का सीधा योगदान था कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस के साथ जुड़े रखने का। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चेहरे चाहिए। राहुल गांधी कई बार आजमा चुके हैं अपने आप को, कई बार उन्होंने अपने आसपास के उन मोहरों को आजमाया है जो इस रेस में काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। कांग्रेस से लोगों का लगातार मोह भंग हो रहा है, खासतौर पे उन कांग्रेसियों का जो काफ़ी दिनों से, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस के साथ पैरासाइट की तरह टिके हुए थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी खुद को डिटॉक्स करने की आवश्यकता थी और इस कांग्रेस के डिटॉक्सिफिकेशन में एक अंतिम जो कड़ी थी वो थी कन्हैया कुमार को पार्टी में लाना। अब आपको बता दें कि उस व्यक्ति का नाम जो कन्हैया कुमार और कांग्रेस के बीच सेतु का काम जिसने किया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये राय जरूर दी थी प्रशांत किशोर ने कि किसी ऐसे युवा चेहरे को साथ में लाइए जो आगे चल के पार्टी की कमान को संभाल सके और आगे चल के एक मोदी विरोध चेहरे का एक बड़ा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर बन सके। कहीं ना कहीं इसमें कन्हैया कुमार फिट बैठते हैं। लेकिन यह कह देना कि सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने कन्हैया का नाम सुझा दिया था, यह भी सही नहीं होगा। बिहार में शकील अहमद खान है, कदवा के विधायक हैं, कांग्रेस की पार्टी के हैं और मैं आपको यह बता दूं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं उन्हें जानता हूं कि वो कांग्रेस के अलावा लेफ्ट की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहे थे। एक बार मुझे याद है चलती ट्रेन में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, तत्कालीन उसमें अशोक चौधरी थे, वो मंदिरों में ज़्यादा घूमते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो जाए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आपको याद ही होगा। कदवा के शकील अहमद खान सीधे तौर पर सीपीआई और कांग्रेस के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं और ये अंदर की पक्की खबर है। हालांकि मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी होता है मैं आपको उन्हीं के माध्यम से बात बतवाऊंगा। लेकिन ये तय है कि कन्हैया का कांग्रेस में अगर आना हुआ है तो इसमें सीधे तौर पर उनका हस्तक्षेप होगा या योगदान होगा। चलिए, ये तो हमने स्थापित कर दिया कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में आए कैसे। अब क्यों आए हैं और आने के बाद क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आना बड़ा सिंपल है। लोग इसे अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको साफ गोई से बता दूं कि कन्हैया कुमार की सारी संभावनाएं सीपीआई में समाप्त हो चुकी थी। कन्हैया कुमार ने हर वो प्रयास किया जिससे सीपीआई को भी आगे ले चले जा सके और सीपीआई के साथ साथ अपना कद भी आगे बढ़ा सके। लेकिन कन्हैया कुमार की उम्र उनके आड़े हमेशा आई। सीपीआई के अक्सर आप जब किसी मंच को देखिएगा तो एवरेज एज जब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कन्हैया उसमें कहीं फिट नहीं बैठते हैं। सीपीआई के अक्सर जो कार्यकर्ता और नेता बड़े ओहदे पर होते हैं उनकी उम्र 50 से ऊपर ही होती है। कन्हैया कुमार के आगे सबसे बड़ा जो समस्या आया वो उनके उम्र का आया। कहीं ना कहीं कन्हैया को, चाहे वो सीपीआई कार्यालय बिहार में हो या फिर हैदराबाद का जो एक मीटिंग हुआ था, कन्हैया कुमार को हर बार उनके अनुशासन को लेकर सवाल खड़े किए गए, यहाँ तक कि उन पर कार्रवाई करने की बात भी पार्टी में हुई। अब ये भी आपने देखा कि जब वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे तो अपना जो एसी है वो सीपीआई के दफ्तर से उठा कर ले गए। राजनीति में ये सब नहीं होता है, लेकिन कन्हैया कुमार ऐसा करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार को जिस तरीके से टिकट मिला, जिस तरीके से वो चुनाव लड़े और बेगूसराय में जो रिजल्ट्स आए, ये कन्हैया कुमार को भी इस बात साफ समझ में आ गया था कि वो जो वोट्स आए हैं वो सीपीआई के जनाधार के नहीं हैं। सीपीआई बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है और अगर उनके वोट बैंक में अगर वो ताकत नहीं है और कन्हैया कुमार अपने दम पर ही वोट ला सकते हैं
तो उन्हें उससे बड़े और बेहतर नाव की आवश्यकता है इस बैतरणी को पार करने की। बाद में हमने देखा कन्हैया कुमार धीरे धीरे सीपीआई से अलग हुए और इस दौरान सीपीआई ने बहुत प्रयास भी नहीं किया कन्हैया कुमार को वापस अपने साथ जोड़ लेने का। सीपीआई का जो रहा है बिहार में थिक ऑफ थिंग्स, जिस तरीके से सीपीआई ऑपरेट करती आई है, आप बेहतर जानते हैं इस पार्टी का कैडर और इस पार्टी का जो कोर सिस्टम है, वैल्यूज़ हैं, वो कैसे काम करते हैं। सीपीआई में अब कन्हैया कुमार के लिए कोई इतिहास और कोई आने वाला भविष्य नहीं बच गया था। हाँ, ये बात जरूर है कि सीपीआई को कन्हैया की वजह से और कन्हैया को सीपीआई की वजह से लोग जानते हैं। अब बिहार में सीपीआई तो रिवाइव हो चुकी है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि सीपीआई अच्छा खासा वोट बैंक और अच्छे सीटों पर जीत कर आई है, कहीं ना कहीं रिवाइवल के फेज में है। लेकिन ऐसे समय में कन्हैया कुमार का सीपीआई से अलग हो जाना, कन्हैया कुमार का नीतीश कुमार से मिलना, सीपीआई के नेताओं का नीतीश कुमार से मिलना, ये आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इशारा करता है। तो हमने चलिए आपको ये भी बता दिया कि कन्हैया कुमार ने सीपीआई क्यों छोड़ा और कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया। अब मैं उस अंतिम सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ आपको, कन्हैया कुमार के बिहार में आने से नीतीश, भाजपा, तेजस्वी किसको ज़्यादा सहमना और डरना चाहिए। देखिए, प्रथम दृष्टया तो एक बात स्पष्ट है कि कन्हैया कुमार बिहार में आते हैं तो जिस तरह का गठबंधन है बिहार में, वर्तमान स्वरूप है महागठबंधन का, सीपीआई ऑटोमेटिकली कन्हैया ऑटोमेटिकली तेजस्वी यादव के मित्र बन जाते हैं। कन्हैया कुमार जब तेजस्वी यादव के मित्र बन जाते हैं महागठबंधन के आधार पर, तो फिर तेजस्वी यादव को बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये दोस्ती पहले भी थी। 2019 के चुनाव में भी कन्हैया कुमार सीपीआई के जब टिकट पर चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने सबसे मदद मांगी थी, तेजस्वी यादव से भी। लेकिन तेजस्वी यादव ने मदद में क्या किया था आपको याद होगा, तनवीर हसन को वहां से टिकट दे दिया और जो वोट तनवीर हसन ने काटा वो काफी निर्णायक साबित हुआ अंततः। यानी तेजस्वी यादव के अपने अलग विचार हैं। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खड़े होना चाहते हैं। तेजस्वी यादव अपनी राजनीति करना चाहते हैं। शायद लालू यादव का इसके पीछे भी कोई मतलब हो सकता है। एक समय था लालू यादव ने सब तौर पे कहा था कि दोनों बिहार का भविष्य हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि तेजस्वी यादव जैसे जैसे मेन स्ट्रीम में आए, जैसे जैसे उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और मझधार में आए, उन्होंने धीरे धीरे कन्हैया कुमार से अपने आप को अलग कर दिया। यहाँ तक कि एक मंच पर दोनों दिखना भी बंद हो गए थे। यह स्पष्ट था कि कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को डर है। डर किस बात का है? कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी का, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव भी उतना ही पॉपुलर है। लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की जो एक छवि है, जिसमें मोदी विरोध का वो चेहरा है, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देश स्तर पर लोग उन्हें पहचानते हैं। इस वजह से भी तेजस्वी यादव को ये सलाह उनके बहुत सी सलाहकारों ने दिया कि कन्हैया से हमें दूर रहना चाहिए, उनको अपनी राजनीति करने देनी चाहिए, हमें अपनी राजनीति करनी चाहिए। ये भी सही है। लेकिन चूंकि महागठबंधन का हिस्सा कन्हैया कुमार हो गए हैं और वो भी सीधे तौर पर हो गए, आने वाले समय में हमें खबर ये भी है कि बिहार कांग्रेस की कमान भी उन्हें मिल सकती है। ऐसी स्थिति में उनका और तेजस्वी यादव का साथ काम करना तो लगभग तय हो जाता है। फिर भी ये आखिर क्यों चर्चाएं चल रही हैं बिहार में कि कन्हैया कुमार बिहार में तेजस्वी यादव का काट बनकर आए हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो है कि तेजस्वी यादव को पिछले 2 चुनाव में मुख्यमंत्री बनाकर और एक कमान देकर सामने लाया गया। लेकिन दोनों चुनाव में महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया आपने देखा, कहीं ना कहीं 19 से ऊपर नहीं बढ़ पाई कांग्रेस। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस तो माने अगर पूरे महागठबंधन की बात माने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बात माने, राजनीतिक प्रवक्ताओं की बात माने, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के फिसड्डी होने की वजह से हम सीएम नहीं बन पाए। लेकिन सच्चाई और भी है। कांग्रेस को सीधे तौर पर ऐसे एक बोनसाई पेड़ की तरह बनाकर रखा गया है बिहार में महागठबंधन में। इसका इल्जाम लालू यादव पर भी लगता है कि कभी बढ़ने ही नहीं दिया, हमेशा कांग्रेस को अपने नीचे रखा और जब भी कांग्रेस आगे बढ़ना चाहिए उसकी धीरे से छटाई कर दी, अपने लोगों को भेज दिया, अपने द्वारा प्रभावित किया गया। और अब जब क्योंकि कन्हैया कुमार कांग्रेस की कमान संभालेंगे, बिहार में जो विरोध होगा उसका चेहरा बनेंगे, बिहार में जो कार्यक्रम होंगे उनमें रिप्रेजेंटेशन देंगे, जो महागठबंधन का साझा कार्यक्रम होगा उसमें जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं उसके तौर पर भी उन्हें खोजा जाएगा और कन्हैया की जो व्यक्तिगत छवि है उसके आधार पर भी मीडिया उनके पीछे पागल रहेगी। ऐसी स्थिति में जो अटेंशन है वो डिवाइड होगा तेजस्वी यादव से।
आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि तेजस्वी यादव को इससे परेशानी होगी? एक और बड़ी बात है, पिछले चुनाव में कांग्रेस के कई लोग खुलकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने कई सीटों पर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर प्रत्याशी दिए और वो सीटें साफ तौर पर चिन्हित करके कांग्रेस को दी जिन पर कांग्रेस कमजोर थी। यानी तेजस्वी के मन में कांग्रेस के प्रति कोई मंशा निगेटिव है, और ये अब जाकर कहीं ना कहीं तब और भयानक स्थिति में हो जाता है जब कांग्रेस की कमान या कांग्रेस बिहार में कन्हैया कुमार जैसे युवा को मौका दे देती है। सीधी बात है, अब मीडिया भी ट्रायल्स करेगा, हम भी कंपेयर करेंगे कि कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं और तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि बिहार में जब भी कोई समस्या होती थी तो तेजस्वी यादव बिहार के बाहर नजर आते थे। हालांकि उन्होंने इस चीज़ को बदला बाद में, लेकिन अब उन्हें कंपेयर किया जाएगा कन्हैया कुमार से। कुछ दिनों पहले तक हमने देखा था कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को कंपेयर किया जाता था। अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव से बेहतर कंपटीशन देने के लिए कन्हैया कुमार यहाँ मौजूद होंगे। और एक बात आपको बता दें, कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से ओबीसी जनगणना को लेकर तेजस्वी और नीतीश कुमार की दोस्ती बढ़ी थी, एक कॉर्नर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया था, हिम्मत दे रहे थे कि भाजपा से लड़िए, हम साथ खड़े हैं। और ये चर्चाएं बिहार के बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस में हो गई थी, अखबारों में हो गई थी कि नीतीश कभी भी सरकार गिराकर तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। और इन संभावनाओं को भी एक मुश्त ही झटका लगता है जब कन्हैया कुमार कांग्रेस की कमान थाम लेते हैं। अब ये पूछिए कैसे? क्योंकि शुरू से ही आपको पता है कि कांग्रेस के कई विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। कांग्रेस में एक बड़ी टूट कभी भी नीतीश कुमार अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन आखिर वो कर क्यों नहीं रहे हैं, ये बड़ा सवाल था। अगर कन्हैया कुमार और नीतीश कुमार की मुलाकातों को देखें, कन्हैया कुमार के पहले कांग्रेस का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार को लेकर रहा वो देखें, आज भी कांग्रेस के नेताओं का छुप छुप कर नीतीश कुमार से मिलना देखें, अशोक चौधरी का नीतीश कुमार का हो जाना देखें, इन सारी संभावनाओं को जब हम तलाशते हैं, टटोलते हैं, तो हमें लगता है कि पर्दे के पीछे कन्हैया कुमार की एंट्री और प्रशांत किशोर का नीतीश के प्रति सॉफ्ट बयान देना कहीं एक जगह आकर इशारा करते हैं कि जब यह स्पष्ट हो जाता है, मैं बार बार आपसे मैंने कहा है पंचनामा में कि तेजस्वी यादव के साथ जाने से नीतीश कुमार परहेज कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि तेजस्वी यादव के साथ जाएं। वर्स्ट केस में भी कोई संभावना बने तो तेजस्वी बाहर से रहे, डायरेक्ट दोस्ती उनसे ना हो। और इसका काट कहीं ना कहीं आने वाले समय में लेफ्ट की पार्टियां, आप देखिए जरा कागज पर जोड़कर देखिए, अगर आप तेजस्वी यादव को हटा देते हैं तो ओवैसी से नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर नीतीश के साथ खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में अगर सीपीआई और कांग्रेस नीतीश के साथ हो जाते हैं तो क्या बिहार में सत्ता का जो समीकरण है वो बिना भाजपा और तेजस्वी के संभव है? क्या नीतीश कुमार ऐसी कोई रणनीति की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें वो तेजस्वी और नरेंद्र मोदी दोनों को झटका देकर एक मुश्त ही बिहार में अपनी ताकत पर अपनी सरकार बना ले? देखिए, अगर आप नीतीश कुमार के पैटर्न को देखते हैं तो 2015 में उन्होंने भाजपा को छोड़ा था और 2017 में उन्होंने तेजस्वी यादव को छोड़ा था, और दोनों को छोड़ते समय उनके पास बहुत ही पुख्ता कारण थे और दोनों को उन्होंने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार कोई नया समीकरण साधने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उनके हिसाब से धोखा उनको दोनों ने दिया है। अभी पिछले चुनाव में ही भाजपा ने जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया, पर्दे के पीछे जो खेल हुआ, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा मित्र कौन है हमें पता नहीं चल रहा है, दुश्मन कौन है हमें पता नहीं चल रहा। ऐसे में लवकुश के अलावा बिहार में कोई नया समीकरण अगर साधते हुए नीतीश कुमार नजर आते हैं और इन सारे सियासी जोड़ घटाव में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर का हाथ सीधे तौर पर नजर आ जाता है तो ये बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंचनामा के आज के एपिसोड में मैंने प्रयास किया उन सारी राजनीतिक डेवलपमेंट से आपको अवगत कराना और जो समीकरण आगे आने वाले समय में बनने जा रहे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल है, आपका ज़्यादा प्यार हमें चाहिए और आपको पता ही है पंचनामा कैसे ऑपरेट करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।